आज मैं आपको आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताऊंगा। आवेशित वलय के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो ये भी अपेक्षित है कि भाई अगर हम एक आवेशित रिंग ले लें तो उसके अक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आवेशित वलय है, इस तरीके से। ये मैंने ब्लैक बोर्ड पर इस तरीके से ऐसे रखी हुई है। वैसे वलय ऐसी होती है यूँ, लेकिन हम इसको ऐसे रखेंगे तो फिर इसका अक्ष इधर की तरफ आएगा, तो उसको हम दिखा नहीं सकते। तो ब्लैक बोर्ड पर दिखाने के लिए हमने इसको ऐसे रखा हुआ है, इसलिए आपको ये अंडाकार दिखाई दे रही है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश। ये इसका सेंटर मान लेते हैं O, तो इसका अक्ष इस तरीके से, यानी कि इसके इस तल के लंबवत, ये इसका अक्ष है। तो इस अक्ष पर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर इसका ये प्रेक्षण बिंदु होता है P, और इस प्रेक्षण बिंदु की जो दूरी है वो यहाँ से x के बराबर होती है, यानी OP = x। ये डिस्टेंस इसमें x के बराबर। तो मान लेते हैं माना वलय की, तो वलय कैसी है? ये वृत्ताकार वलय है। वृत्ताकार वलय की त्रिज्या ये इक्वल टू हम r मान लेते हैं। तो यानी ये क्या है कि भाई ये जो इसकी डिस्टेंस है ये इसकी r के बराबर है। यहाँ पर ले लें ये इसकी r के बराबर, ये भी यहाँ से यहाँ तक कि इसमें r के बराबर है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि इस वलय की अनेक व्यास हो सकते हैं। उनमें से हमने एक इसका व्यास ले लिया, मान लिया कि ये व्यास होता है A और B। तो ऐसे अनेक व्यास हैं यहाँ पर। इन व्यास पर हम अल्पांश आवेश ले लेते हैं। ये अल्पांश आवेश, ये अल्पांश आवेश। तो इस जो अल्पांश आवेश है dq, यहाँ पर अल्पांश आवेश dq, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस पॉइंट को मिलाता हुआ इस तरीके से, तो ये dE मान लेते हैं। इस अल्पांश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र इस तरीके से, ये dE। इस O बिंदु से इन अल्पांशों की दूरियां बराबर हैं, जो कि इसकी त्रिज्या के बराबर है। अब ये त्रिज्या के बराबर है तो यहाँ पर ये जो कोण होंगे ये भी समान होंगे। ये कोण हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, तो ये कोण भी यहाँ पर जो होगा वो भी थीटा ही होगा इसके अंदर। अगर इस हम OP लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दें
तो ज्योमेट्री के अनुसार ये एंगल भी इसमें थीटा ही होंगे। अब इस DE के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक तो ये DE cos थीटा और एक इस तरीके से DE sin थीटा। ऐसे इस वाले यहाँ पर है इसके DE cos थीटा और इसके कारण DE sin थीटा। तो ऐसे ही तो हमने एक व्यास लिया है, ऐसे हम कई एक व्यास ले लें, उन सब के लिए यही स्थिति होगी। तो इसमें क्या है कि ये जो कंपोनेंट होंगे DE cos sin थीटा, ये एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। केवल ये कंपोनेंट बचते हैं DE cos थीटा जो OP रेखा के अनुदिश होते हैं, तो इनके कारण ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मान लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व इक्वल टू लैम्डा। तो अल्पांश बिंदु A या B पर अल्पांश DL पर आवेश इक्वल टू DQ। तो DQ इसमें क्या होगा, DQ इक्वल टू लैम्डा DL। इन अल्पांशों के कारण व्यास AB अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र DE के दो घटक किए जा सकते हैं। तो दो घटक इसमें कौन कौन से हैं, OP रेखा के अनुदिश DE cos थीटा तथा OP रेखा के लंबवत DE sin थीटा। तो घटक DE sin थीटा बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जिनका प्रभाव शून्य होता है। घटक DE cos थीटा
रेखा ओपी के अनुदिश होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेंगे। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे इसमें व्यास होंगे, उन सभी व्यासों के कारण यही स्थिति होगी डी साइन थीटा के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर इसका जो व्यास है इसके समांतर जो रेखा खींची हुई है, इसके व्यास के समांतर रेखा पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए अगर हम इस रेखा पर कोई भी आवेश रख देंगे तो उस पर कोई विद्युत बल कार्य नहीं करेगा। अगर अपने आवेश इस ओपी रेखा पर रखा हुआ है तो उस पर हमेशा एक विद्युत बल काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंपोनेंट कार्य करते हैं। वलय के अनेक व्यासों, अनेक व्यास होते हैं जिनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा ओपी के अनुदिश होगा। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो इन घटकों को सबको जोड़ दें, इन सबको ऐड कर दें इसके अंदर। घटक डी ई, इसका मान होगा 1/4πε0 इंटू डी क्यू अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है इसके अंदर, तो ये अल्पांश से दूरी ये वाली है इसमें, तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसकी रेडियस है और ये इसका x के बराबर है। तो ये ए पी और बी पी ये हो जाएगी आपकी r² प्लस x²। तो यानी ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू स्क्वायर रूट r² प्लस x², क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है जो ये समकोण त्रिभुज है इसके अंदर। ये इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू के स्थान पर लैम्डा डी एल, क्योंकि ये अल्पांश लिए हुए हैं जो जिनकी लंबाई डी एल के बराबर है, अपॉन r² प्लस x², ये इक्वल टू डी ई। अब अपने पास जो परिणामी जो इसमें विद्युत क्षेत्र होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू, क्या करें इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, या इनका हम योग ले लें समेशन डी ई कॉस थीटा। तो केवल इन्हीं घटकों के आपको योग लेना है इसके अंदर से। तो ये इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आपका 1/4πε0 इंटू लैम्डा डी एल अपॉन r² प्लस x² इंटू कॉस थीटा।
अब इसमें क्या करें कि ये सब कांस्टेंट हैं केवल dl को छोड़ करके जो, तो इसमें हम ये E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमारा इंटीग्रेशन केवल ये रह जाता है dl। तो यानी कि ये सभी अल्पांशों की लंबाई का योग है। तो सभी अल्पांशों की लंबाई का योग इस वलय की परिधि के बराबर होगा। ये इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर वलय की त्रिज्या। तो जहाँ इंटीग्रेशन dl इक्वल टू 2 पाई आर वलय की परिधि। अब यहाँ पर इनमें cos थीटा का मान और इसमें रख दें, और ये इससे हम कैंसिल कर दें इसमें ये 4 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2 बार। तो ये इक्वल टू E इक्वल टू ये आपका रह गया लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए यहाँ पर हम ये देखें, ये समकोण त्रिभुज देखें या ये समकोण देखें, तो इसमें आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका ये x और कर्ण ये इसका जो ये आ रहा है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान रखेंगे इसमें x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक ही टर्म इसमें आ ही रहा है यहाँ पर, और ये आर भी इसमें आ रहा है, आर अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें सबको इसको मिला दें इसके नीचे जो ये इक्वल टू लैम्डा एक्स आर अपॉन ये आपका 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों को मिला दें तो यहाँ पर आ जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। अब यहाँ पर आप इसमें टर्म देखें तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E इक्वल टू सो मच। अब इसमें हम कंडीशंस लगा सकते हैं इसके अंदर से, जो इसकी कंडीशंस क्या हो सकती हैं। विशेष परिस्थिति विशेष परिस्थितियों में क्या है, नंबर 1 जब x वेरी वेरी लेस देन r, यानी क्या है कि x जो होता है वो r की तुलना में बहुत कम है, यानी कि पेछड़ बिंदु जो होता है वो वलय के निकट होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x बहुत छोटा होगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म और भी छोटा हो जाएगा। तो अभी इस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, अपने पास यहाँ पर केवल आर स्क्वायर बचेगा। तो E इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा एक्स आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर रह जाएगा केवल आर स्क्वायर का होल
3/2, यानी एक्स स्क्वायर के टर्म को छोड़ देंगे। सो ये लैम्डा एक्स आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू, इससे ये काट देंगे यहाँ पर, तो ये 2 रह जाएगा इसमें। तो E इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक टर्म x, ये इसमें रह जाएगा। अब अगर मान लो कि हम इसके केंद्र पर पहुँच जाएं, सेंटर पर हो, तो इस x का मान 0 कर देंगे वलय के केंद्र पर। केंद्र पर x इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर x का मान 0 कर दें, तो E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटू 0, तो ये E इक्वल टू 0। तो वलय के केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। अब मान लिया कि पॉइंट x बहुत दूर हो, इसकी जो थर्ड स्थिति आ सकती है, जब x वेरी वेरी ग्रेटर देन r, यानी पिछड़ बिंदु वलय से बहुत दूर हो, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का मान बहुत ज़्यादा होगा, तो r का मान बहुत छोटा हो जाएगा। r का मान बहुत छोटा आ जाएगा, तो जो आर स्क्वायर टर्म आ रहा है उसको हम इसमें छोड़ देंगे। तो E इक्वल टू लैम्डा एक्स आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, उसमें से हम आर स्क्वायर टर्म को छोड़ दें, केवल एक्स स्क्वायर टर्म रह जाएगा, इसकी घातांक 3/2, और ये इक्वल टू लैम्डा एक्स आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स क्यूब, और इस एक्स से एक क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 रह जाएंगे, तो वही इसको कैंसिल करके यहाँ 2 रह जाएंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, E इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते कि जब बहुत दूर होता है तब ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सेंटर पर इसका 0 होता है, और अगर बहुत निकट होता है वलय के परीक्षण बिंदु, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना होता है जो इसके अंदर। तो ये हैं आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र, उसके भिन्न भिन्न स्थितियों। तो ये कोई अनुप्रयोग नहीं है, लेकिन आप इसको नोट करें, लिखें और या लर्न करें। आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।